तो 12th ज्योग्राफी 2024 जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बुक फर्स्ट के अपन ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब बुक सेकंड की इन पूरी किताब की जो कुछ 30 प्लस जो अपनी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज है आपके, उसका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो इसमें अपन अध्ययन करते हैं, ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो पहला क्वेश्चन अपना, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास व उद्यमी नीति बनाई? मतलब कौशल विकास व उद्यमिता नीति है कब बनाई थी भारत सरकार ने? तो बनाई थी 2015 में। 2015 इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है अपना, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा नहीं है? और इसमें यह पूछा कि नगर की परिभाषा कौन सी करनी चाहिए? जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये परिभाषा है। नगर पालिका नगर निगम का होना परिभाषा है। जनसंख्या का आकार 5000 से अधिक होना, ये क्या है? नगर की परिभाषा का अंग है। अपन से पूछा क्या है? अंग नहीं है। तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से संलग्न होना, ये इसका क्या नहीं है? अंग नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु, जो मानसून आता है उसके साथ हम कौन सी फसल ऋतु करते हैं? तो फसल जो मानसून के साथ वो अपन बोलते हैं खरीफ की, खरीफ की फसल है वो इसके साथ बोई जाती है। शीतकाल में रबी है और जो ग्रीष्म काल है उसमें जाती है। ध्यान रखना कि कई बार ऐसे बोले ग्रीष्म काल में कौन सी अपन कर खरीफ, तो ग्रीष्म काल की खरीफ नहीं है, खरीफ की फसल है आपके जो वर्षा काल है मानसून के साथ की, और ग्रीष्म काल की है जायद की फसल। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? मतलब जल कैसा संसाधन है? अजैव, जैव, अनवीकरणीय या अचक्रिय संसाधन? तो जल है वह अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन होगा? अजैव संसाधन। देखो वैसे तो आपका जो जल है एक चक्रीय संसाधन है, एक चक्रीय संसाधन है, लेकिन चक्रीय अपने इसमें ऑप्शन नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो अजैव है और चक्रीय संसाधन है आपका कौन सा? जल। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? जो पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा अधिनियम था वह कब पारित हुआ था? जो पर्यावरण से संबंधित जो अपना अधिनियम है वह 1986, वह वाला ऑप्शन 1986 में ये पारित किया गया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अगला अपना क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसकी कुल भौम जल संभावित से ज्यादा है? यानी संभावित जो भौम जल है उससे ज्यादा है। किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर देखो जो वर्षा जल संग्रहण को भी अनिवार्य कर दिया है, और भौम जल है संभावित वो अन्य राज्यों की तुलना में क्या वहां पर ज्यादा है। कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सा खनिज संसाधन है जिसे अपन भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट। जो कोयले की 4 प्रकार है उसमें जो तीसरा है लिग्नाइट, उसे अपन क्या कहते हैं? भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? तो नहीं है, इसका ध्यान रखना है नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो माइका अधात्विक है, ग्रेफाइट अधात्विक है, कोयला अधात्विक है, तो मैग्नीज कैसा गया आपका? धात्विक खनिज। मैग्नीज एक धात्विक खनिज में आता है, इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज, जो कैसा है? धात्विक खनिज है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, इसमें प्रश्न पूछा आपको कि परमाणु ऊर्जा आयोग उसकी स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, कोयले में जो पूछा है उसमें सबसे बड़ा, मतलब कोयला सबसे बड़ा जो कहां पर है? तो वह झरिया, झरिया जो क्षेत्र है कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन एक बुक के बारे में पूछा है कि द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक, जो पॉपुलेशन बम पुस्तक है उसका लेखक कौन है? ये पूछा है इसमें। तो द पॉपुलेशन बम पुस्तक है उसका लेखक है एहरलिच। एहरलिच है, उन्होंने ये पुस्तक दी थी। अगला है द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू तो नहीं, यहाँ पर टू है, टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक है मीडोस वन। मीडोस थे और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो आवर कॉमन जो फ्यूचर रिपोर्ट थी वह 1987 में,
1987 में ये प्रस्तुति की गई थी। प्रादेशिक नियोजन का संबंध, मतलब प्रादेशिक नियोजन अपन किसे कहते हैं, इसका संबंध किससे है? तो देखो प्रादेशिक प्रदेश के आधार पर इसका नियोजन किया जाता है, उससे संबंधित जीविका विकास किया जाता है। तो इसमें हो गया क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। तो इसका उत्तर है क्षेत्र विशेष के विकास, बोले क्षेत्र विशेष उसके विकास का जो उपागम होता है उसे अपन प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान, तो सड़क जाल के हिसाब से अपन देखिए तो भारत का विश्व में स्थान है आपका दूसरा। पूरा विश्व में देखें तो सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय जो सड़क योजना है कब आरंभ की गई थी? 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आ जाए आपके, तो ये हुई थी आपकी 1961 में। जो 1961 था उसमें आपकी ये 20 वर्षीय सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्यात में सर्वाधिक अंश किसका, यानी भारत सर्वाधिक निर्यात किन चीजों का करता है? तो भारत निर्यात है वो सर्वाधिक करता है विनिर्मित वस्तुओं का, मतलब जो बनी बनाई वस्तुएं हैं उनका भारत क्या करता है? सर्वाधिक निर्यात करता है। जब अपन देखते हैं आयात में सर्वाधिक अंश, तो इसमें ईंधन जैसे आपका पेट्रोलियम ईंधन वगैरह है वो आयात में सर्वाधिक अंश है, लेकिन निर्यात में किसका है? विनिर्मित वस्तुओं का। कौन सा एक स्थल आबद्ध पतन है, भू आबद्ध पतन कौन सा? यहाँ पर ये पूछा भू आबद्ध के बारे में पूछा है। तो भू आबद्ध बंदरगाह अपना पहला ही हो गया जो विशाखापट्टनम है, ये कैसा है कि भू आबद्ध बंदरगाह है, जो क्या है समुद्र के से थोड़ा सा अंदर जो स्थलीय भाग है वहां पर स्थित है, या आंध्र प्रदेश है वहां पर स्थित है। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हल्दिया और कांडला, देखो भारत और पाक का जब 1947 में विभाजन हुआ था तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे पतन थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। एक था कराची पतन, एक था चटगांव पतन। तो कराची पतन है उसकी भरपाई के लिए अपने कांडला पतन विकसित किया, एक ज्वारी पतन है गुजरात में, और जो चटगांव पतन जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया उसकी भरपाई के लिए अपने हल्दिया पतन जो हुगली नदी के मुहाने पर विकसित किया था। ठीक है, तो ये हो गया। और मुंबई भारत का सबसे विशालतम एक बड़ा बंदरगाह है। कौन से पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ है? स्वेज नहर से जो कोलंबो मार्ग उसके पास तो कौन सा हो गया? तो अपना हो गया स्वेज कोलंबो, जो श्रीलंका वाला, तो उसके पास हो गया आपका कोच्चि वाला, जो कोच्चि बंदरगाह है उसको ये प्राप्त है। हल्दिया और कांडला वैसे वो पाकिस्तान विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो बने थे वो गए उनके लिए। और कोलकाता क्या है जो अपने नेपाल भूटान वगैरह जो देश है उनके लिए भी ये क्या करता है, एक निर्यात की सुविधा, जो आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है, वो कोलकाता मतलब हुगली नदी पर स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों को अपन देखें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे कितने हैं? 25। तो हवाई अड्डे आ जाए तो 25 है। अगर पतन आ जाए भाई, भारत के बृहत्तम बड़े पतन कितने हैं? तो 12 है। तो पतन तो है 12 और हवाई अड्डे हैं 25। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो है या नहीं इसका विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देखो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, तो ये सुमेलित नहीं सबसे आ गया कि चेन्नई भारत, क्योंकि सबसे गहरा पतन चेन्नई नहीं है, सबसे गहरा पतन है आपका पारादीप। जो पारादीप पतन है महानदी के डेल्टा पर स्थित ओडिशा में जो स्थित है, इसका जो आप देखते हैं पोताश्रय है वो सबसे गहरा है। ठीक, चेन्नई क्या भारत का एक कृत्रिम सबसे प्राचीन जो कृत्रिम बंदरगाह वो चेन्नई है। कोच्चि प्राकृतिक पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत, यानी भारत का सबसे बड़ा विशालतम कंटेनर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल पतन है। इसे नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पतन है ये मुंबई पतन का जो भार है उसको कम करने के लिए बनाया गया था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और कांडला ज्वारी पतन है। धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में? तो जो धारावी गंदी बस्ती है वो महाराष्ट्र, जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती में इसका नाम आता है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भू निम्नीकरण का कारक नहीं है। भाई भू निम्नीकरण का इसमें कारक नहीं पूछा है, तो जो मृदा अपरदन है, लवणता भी है, भूक्षारता भी है, तो इसका उत्तर कौन सा है? उर्वरक। तो उर्वरक बहुत ज्यादा उर्वरकता है लेकिन इसमें केवल उर्वरक दे रखा है, तो इसमें इनमें ऑप्शन में देखें तो इसमें भू निम्नीकरण कारक कौन सा नहीं होगा? उर्वरक नहीं होगा।
धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने का कारण है, जो धरातलीय जल अपना भौम जल उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़े उसका मुख्य कारक क्या है, तो उसका मुख्य कारक उर्वरक है। उर्वरक अगर उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी जब होता है जमीन में जाता है तो उससे नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण, हेपेटाइटिस जो बीमारी उसका मुख्य कारण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण ये बीमारी होती है। निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो अपन देखते हैं भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में यमुना और गंगा का नाम आता है, तो कौन सी हो गई, यमुना नदी। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का पता लगाया। मतलब जो अपना प्राकृतिक गैस आयोग है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जो प्राकृतिक गैस का भंडार का पता लगाया, ये लगाया उन्होंने रामनाथपुरम, रामानाथपुरम है ये, रामानाथपुरम तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर इन प्राकृतिक गैस के भंडार को पता लगाया। और ये जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई 1956 में हुई थी। और जो इसने वर्तमान में हाल ही में जो प्राकृतिक गैस का भंडार रामानाथपुरम तमिलनाडु में खोजा है। मथानिया राजस्थान में ये आपका क्या है, सौर ऊर्जा से कुछ संबंध है। सौर ऊर्जा का शक्ति विद्युत ग्रह वो सर्वाधिक सबसे बड़ा कहाँ पर लगाया गया, तो मथानिया राजस्थान में लगाया। नवेली तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या आपका लिग्नाइट जो कोयला आपका, ठीक है, अभी बुरा कोयला पदार्थ खनिज को कहा जाता है, वो यहाँ पर सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का निकलता है। और तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला यहाँ पर लगाया गया था। तो इसमें अपने जो एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने क्लियर हो रहे हैं, और इसी के साथ आपके 1 नंबर के क्वेश्चन भी हो रहे हैं अति लघुरात्मक, और इसके साथ जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें क्या हो रहे हैं, क्लियर। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो ये अपने कुछ आज जो लगभग 25 प्लस जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे बुक सेकंड के, उसका अपने अध्ययन किया है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनका आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है।